मेरा नाम है अशोक गुप्ता। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिस इज माय लेक्चर 116। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपको क्लास 10th में इंपॉर्टेंट 20 MCQs करवाऊंगा। तो जैसा आप सभी को पता है कि अब की बार जो आपका एग्जाम होगा वो कंप्लीटली MCQs बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सभी चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं लेकर आया हूं। और आज हम करेंगे जिन क्वेश्चंस के आने के ज्यादा चांसेस है वो 20 MCQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, अभी जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये क्वेश्चंस स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को आपको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, if the HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m। तो हमें कहा गया है कि 65 और 117 का जो HCF है, अगर उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाए तो m की वैल्यू क्या होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात आई है HCF की। तो सबसे पहले हम 65 और 117 इन दोनों का HCF फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा HCF आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसको 5 पे हम चलाएंगे 13, यहां से अगर इसको 3 पर हम करें तो ये हमने इसके कर लिए फैक्टर्स। तो 65 के फैक्टर्स क्या बने, 5 मल्टीप्लाई 13 एंड फैक्टर्स ऑफ 117 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका HCF क्या होगा। तो देखिए दोनों में से कॉमन फैक्टर क्या है, 13। तो HCF विल बी 13। अब जैसा क्वेश्चन में कहा गया था कि HCF को एक्सप्रेस किया गया है इन दिस फॉर्म, तो ये जो आपको फॉर्म दी हुई है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 65m माइनस 117, इसे हम इक्वल कर देंगे HCF के और इसे सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो 65m ये माइनस का 117 है, राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 130। सो m इज इक्वल टू 130 बाय 65। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो हमें m की वैल्यू बतानी थी और m की वैल्यू क्या आई, 2। तो ऑप्शन हमें गिवन है, तो इनमें से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, the largest number which divides 70 and 125 leaving remainders 5 and 8 respectively is। हमें इन चारों में से वो लार्जेस्ट बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो इन दोनों को अगर डिवाइड करे तो वहां से रिमाइंडर्स क्या लेकर आएगा, 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, अगर 70 को डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर आएगा और उस नंबर से 125 को डिवाइड करे तो 8 हमारा रिमाइंडर आएगा। तो वो हमें नंबर बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ये आपको 2 नंबर्स गिवन है इनमें से जो जो इनका रिमाइंडर गिवन है उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 70 का रिमाइंडर 5 है, 125 का रिमाइंडर 8 है, तो 70 में से हमें 5 माइनस करना है, यहां 65 आएगा, 125 में से 8 माइनस करना है 117, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द LCM ऑफ 65 एंड 117। और बेटा ये जो HCF हमने फाइंड आउट किया था अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इन दोनों का जो HCF आया था, HCF ऑफ 65 and 117 is equal to 30। तो इसीलिए वो जो लार्जेस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करने से रिमाइंडर्स 5 और 8 लेकर आएगा वो कौन सा होगा, 13। आप चाहे तो यहां वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आप 70 को 13 से डिवाइड करेंगे
तो देखिए यहां रिमाइंडर क्या आया 5। अगर 125 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 9 जा 117, तो रिमाइंडर क्या आएगा 8। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा आंसर क्या आया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज एंड एज -2 and 5 इज। ये कहता है ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स हो सकती है जिसके जीरोज -2 और 5 हो। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो अगर आपको पॉलिनोमियल्स के जीरोज पता है तो आपको वहां से पॉलिनोमियल बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो यह हमें 2 जीरोज गिवन है, हम मान लेते हैं एक अल्फा, इसको हमने -2 मान लिया और दूसरे को हमने मान लिया बीटा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर हमें जीरोज पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब हमें जीरोज पता है तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं सम, फिर निकाल लेते हैं प्रोडक्ट। तो जब इन दोनों का सम करेंगे तो वी विल गेट 3 प्लस 3, और जब हम करेंगे इन दोनों की प्रोडक्ट वी विल गेट -10। तो यहां वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -10। तो ये हमारे पास बन चुकी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज कैसे होंगे, -2 और 5। तो क्वेश्चन ये था ऐसी ऐसी कितनी पॉलिनोमियल्स बन सकती है। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां हमने एक पॉलिनोमियल तो बना ली है, ठीक है। तो गलती मत कर देना कि आप इसका आंसर A1 टिक कर दो। स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी बहुत सारी पॉलिनोमियल्स बन सकती है जिसके जीरोज यही रहेंगे जो जीरोज इसके हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को किसी एक कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे कि मान लीजिए मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4x² माइनस 12x माइनस 40। और अगर मान लीजिए मैं इसको 8 से करता हूं मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 8x², 8 3 जा 24x माइनस 80। तो स्टूडेंट्स अब जो ये पॉलिनोमियल आई है कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके इनके जीरोज भी सेम रहेंगे। ऐसा मल्टीप्लाई करने से जीरोज पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसकी बहुत सारी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हो सकती है। तो ऑप्शंस में से कौन सा आंसर ठीक होगा, 1 2 3 मोर देन 3। ये कहता है 3 से ज्यादा, तो 3 से ज्यादा ही इसका आंसर होगा। अब कितनी ज्यादा ये फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स सभी क्वेश्चंस मैंने ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो एनसीईआरटी बुक बेस्ड है और एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर बुक है उस पर बेस्ड है, ठीक है, जिनके एग्जाम्स में आने की जो संभावनाएं है बहुत ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें यहां एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, उसका एक जीरोज हमें गिवन है -3। तो स्टूडेंट्स आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, एक अल्फा और एक बीटा। एक जीरोज हमें गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ k इज, तो हमें यहाँ k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो हमारी पॉलिनोमियल है उसे हम लिख लेते हैं, हम इसको px इक्वल मान लेते हैं k माइनस 1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आपको पता होगा या पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज होते हैं, चाहे वो 1 हो या 2 हो, वो हमेशा उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। कैसे, देखिए इसने बोला है कि इसका जो जीरोज है एक जीरो वो -3 है। तो अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर x को -3 पुट कर दिया जाए, ठीक है, यानी जो उसमें वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें x की वैल्यू -3 पुट कर दिया जाए तो रिजल्ट हमेशा 0 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें x को पुट करेंगे -3, तो पुट करते हैं k माइनस 1 x² माइनस 3² k इंटू एक्स k इंटू -3 प्लस 1, तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। तो देखिए यहां से क्या होगा, k माइनस 1 -3² प्लस 9
यहां से करेंगे मल्टीप्लाई, -3k + 1 = 0। तो ब्रैकेट को 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, 9k - 9 -3k + 1 = 0। 9k - 3k 6k, -9 + 1 -8 = 0। तो स्टूडेंट्स यहां से हम आसानी से k की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कैंसिल करेंगे 4/3। स्टूडेंट्स आपको जो ऑप्शन मिलेंगे वो भी इस तरह से मिलेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाए। जैसे देखिए हमारा आंसर क्या आया, प्लस का 4/3, तो यहाँ प्लस का 4/3 भी है, माइनस का 4/3 है। ऐसा हो सकता है कि हम जल्दबाजी में ऑप्शन बी को टिक कर दे और नेगेटिव साइड ना देखे, तो ये भी आपको नहीं करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। If the lines given by 3x + 2ky = 2 and 2x + 5y = -1 are parallel, तो यहां हमें 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है और दोनों ही लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। देन k इज, तो हमें यहां बतानी है k की वैल्यू। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस को राइट कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 2ky = 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 5y = -1। तो स्टूडेंट्स यहां हमें लाइंस का जो नेचर है वो क्या गिवन है कि दोनों ही लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल के लिए देखिए हम यह चैप्टर 3 में 3 कंडीशन पढ़ते हैं। या तो दोनों लाइंस क्या करेगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, या वो दोनों लाइंस क्या होगी, पैरेलल, या वो दोनों लाइंस क्या होगी, कोइंसिडेंट। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर लाइन पैरेलल है तो इसमें हम कोफिशिएंट्स का रेशो चेक करते हैं। तो पैरेलल के लिए हमारी कंडीशन है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसी कंडीशन का हम यहां यूज करेंगे और अपनी जो वैल्यू है k की फाइंड आउट करेंगे। तो a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, तो a1 a2, तो a1/a2 3/2 इज इक्वल टू b1/b2, तो y का कोफिशिएंट 2k, y का कोफिशिएंट 5, तो 2k/5 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 2/-1। तो हमें बतानी है k की वैल्यू। तो स्टूडेंट्स देखिए इन दोनों के बीच में इक्वल का साइन नहीं है, तो हम इन दोनों को तो सोल्व नहीं करेंगे। तो ये जो हमारे फर्स्ट 2 रेशो है, ठीक है, ये रेशो है और ये रेशो है, दोनों इक्वल है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। तो 3/2 = 2k/5। यहां से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4k = 15, तो k = 15/4। तो ये हमारा आंसर आया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू क्या होगी, फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो यहां भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन है, यहां हमें निकालनी थी k की वैल्यू, यहां निकालनी है c की वैल्यू। विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स किसी भी 2 लाइंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं, जब दोनों लाइन एक दूसरे को कवर कर ले, इस तरह से। ठीक है, यानी वो दोनों लाइन क्या हो जाए, कोइंसिडेंट, तब उसके होते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इसके लिए कोफिशिएंट्स का जो रेशो है वो क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। इस कंडीशन का हम यहां यूज करेंगे। तो फर्स्टली वी राइट द इक्वेशन cx - y = 2। सेकेंड इक्वेशन इज 6x - 2y = 3। तो सभी रेशोज को हम इक्वल करेंगे। तो a1/a2 c/6, b1/b2 -1/-2, c1/c2 2/3। अब इसे हम सोल्व करेंगे और देखते हैं हमारी c की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यह तीनों ही इक्वल है। अगर तीनों रेशो इक्वल है तो हम किसी भी 2 रेशो को सोल्व कर सकते हैं। अगर हम सोल्व करें इन 2 रेशो को, c/6 = -1/2, तो यहां से मुझे c की वैल्यू क्या मिलेगी,
-2c इज इक्वल टू -6, तो यहां से 6/2 c की वैल्यू मिलेगी 3। हम चाहे तो इसको और लास्ट वाले को लेकर भी सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सोल्व तो हम नहीं कर सकते क्योंकि स्टूडेंट्स आप ये देखिए इन दोनों में कहीं भी c नहीं है, ठीक है। तो देखिए c/6 इसको लीजिए और इसको लीजिए 2/3, तो यहां से 3c इज इक्वल टू 12, तो 12/3। तो स्टूडेंट्स यह हमारे पास c की दो वैल्यू आई है, एक +3 और एक +4। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू होगी जिसको पुट करने से ये क्या बन जाए, इसके जो सोल्यूशन है वो बन जाए इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो देखिए स्टूडेंट्स वैसे तो एक क्वेश्चन के अंदर c की वैल्यू एक ही होती है, अगर दो वैल्यू आ जाए तो इट मींस ये हमारा पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। फिर भी हम इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए पहले वो कहते हैं कि c की वैल्यू 3, तो अगर मैं देखिए c की वैल्यू यहां रखूं 3, अब चेक कर लीजिए अगर मैं यहां रखूं 3 तो देखिए क्या ये तीनों इक्वल हैं? तो बेटा देखिए ये दोनों तो इक्वल है, अगर मैं इसे कट करूंगा तो यहां से भी क्या आएगा 1/2, ठीक है। तो ये दोनों तो इक्वल होंगे 1/2 1/2, बट ये जो थर्ड रेशो है ये इक्वल नहीं होगा। सेम, ठीक है। अगर मैं c को 4 पुट करूंगा, अगर आप यहां 4 पुट करोगे, देखिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था c/6 इज इक्वल टू -1/-2। अगर मैं यहां 4 पुट करता हूं तो देखिए 4 पुट कीजिए, तो अगर इसे करेंगे कैंसल आउट तो ये क्या हो गया 2/3, यहां से 1/2। अब आप देखिए तीनों ही इक्वल नहीं है, इट मींस इन दोनों वैल्यूज से, इन दोनों वैल्यूज को पुट करने से ये तीनों रेशो इक्वल नहीं आते, यानी कोई भी c की वैल्यू यहां एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो बेटा आंसर क्या होंगे, 3 नहीं होगा, -3 नहीं होगा, -12 नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, नो वैल्यू, यानी c की कोई भी वैल्यू इस इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस नहीं लेकर आ सकती, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। The distance of the point P 2,3 from the x-axis is, तो हमें एक पॉइंट गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसकी हमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहां पर हमें डिस्टेंस निकालनी है पॉइंट M की 5,6 फ्रॉम दी y एक्सिस। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन। एक बार हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इसको प्लॉट करके देख लेते हैं क्या आंसर आएगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट भी बता दूंगा कि कैसे हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ये है हमारी वाई एक्सिस पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, और ये हमारा है ओरिजिन। आप इसको एक बार रफली प्लॉट कर लीजिए, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका 2 है, 1 2 3, और वाई कोऑर्डिनेट आपका 3 है, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो यहां पर होगी, ठीक है 2,3। तो स्टूडेंट्स देखिए ये 2,3 आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करें और यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 2 यूनिट, और यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ये कितनी होगी 3 यूनिट, ठीक है। तो देखिए अब ये जो 3 है ये हमारा पॉइंट क्या है P, तो इस P की x एक्सिस से जो डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कहां से है, फ्रॉम दी x एक्सिस, तो वो कितनी है 3, और ये जो डिस्टेंस है यानी कि ये डिस्टेंस, ठीक है, तो ये इस पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है वो कहां से है, y एक्सिस से। तो हम आसानी से बता सकते हैं, इसने कहा है फ्रॉम x एक्सिस, तो ये देखिए ये जो लाइन है x एक्सिस है, तो देखिए ये पॉइंट और x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है 3, तो इसका आंसर क्या होगा 3, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहां पर बात हुई है y एक्सिस की, और जो पॉइंट है वो क्या है 5 6, तो अगर हम इसी में प्लॉट करना चाहे 5 6 को, तो देखिए 1 2 3 4 5 1
2 3 4 5 6। तो अब आसानी से इस पॉइंट को यहां प्लॉट कर लेंगे, आप सभी को पता है इस बारे में। एक्स कोऑर्डिनेट 5, वाई कोऑर्डिनेट 6, तो इसकी पोजीशन यहां आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से ड्रॉ करेंगे, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 5 होगी यहां से यहां तक, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 6। तो देखिए ये जो 6 है ये है फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है जो 5 है इस पॉइंट की कहां से है, वाई एक्सिस से। तो हमसे पूछी गई है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एम फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस से देखिए इसकी जो डिस्टेंस है वो इसके इक्वल होगी, तो ये किसके इक्वल है 5 की। अब इसका शॉर्टकट मेथड क्या है स्टूडेंट, अगर आपसे पूछे एक्स एक्सिस तो आंसर हमेशा होगा वाई कोऑर्डिनेट। ये होता है पहले वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ये दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पूछे तो आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट, अगर पूछे वाई एक्सिस तो आंसर होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहां एक्स एक्सिस है तो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, ये हमारा आंसर हुआ। यहां वाई एक्सिस है तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 5, ये हमारा आंसर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P एंड 1, 0 इज 5, हमें 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस 5 के इक्वल गिवन है, देन द वैल्यू ऑफ P इज, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। तो स्टूडेंट्स देखिए एक पॉइंट है हमारा 4, P, जो दूसरा पॉइंट है वो है 1, 0। तो यहां से लेकर यहां तक के जो डिस्टेंस है 5 के इक्वल है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, जो इसके इक्वल होता है मैं यहां लिख देता हूं। तो इसका यूज करके हम किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें, स्क्वायर रूट x1, देखिए स्टूडेंट्स इसको हम मानते हैं x1 y1, इसको मानते हैं x2 y2, ठीक है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो यहां से क्या आएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस है इक्वल है 5, ये हमें गिवन है। अब इसे हम सोल्व करते हैं और यहां से निकालेंगे p की वैल्यू। तो बेटा देखिए अब यहां पर स्क्वायर रूट है, ठीक है, अगर स्क्वायर रूट को हमें एलिमिनेट करना है तो हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे इसका जो स्क्वायर रूट है ये तो हो जाएगा एलिमिनेट, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये स्टेप पता होगा। यहां से सोल्व करेंगे 1 माइनस 4 माइनस 3, इसका होल स्क्वायर 9, यहां से स्क्वायर करेंगे प्लस p स्क्वायर और यहां से 25, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 25। 9 को हम राइट में लेकर आएंगे तो -9, यहां से मिलेगा प्लस 16। तो स्टूडेंट्स देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 16, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो p विल बी, जो स्क्वायर है अगर उसको उस तरफ लेकर जाएंगे तो वो क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट। और ये ध्यान रहे स्टूडेंट साथ में प्लस माइनस का भी साइन यहां यूज होगा, ठीक है। तो p इज इक्वल टू प्लस माइनस, और 16 का जो अंडर रूट है वो क्या होता है 4। तो यहां पर दोनों ही पॉसिबल वैल्यूज है, p की वैल्यू +4 भी हो सकती है और p की वैल्यू -4 भी हो सकती है, दोनों ही वैल्यू यहां एप्लीकेबल है। तो इसका जो कंबाइंड आंसर होगा तो क्या होगा, +4। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। The perimeter of a triangle with vertices, हमें यहाँ एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस यानी जो वर्टेक्स होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें बताना है ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, तो तीनों के पॉइंट्स हम मान लेते हैं, A हम मान लेते हैं 0,4, B हम मान लेते हैं 0,0 और सी हम मान लेते हैं 3,0। तो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस अगर गिवन है और अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो हमें इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ निकालनी होगी बाय यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AB,
फिर हम निकालेंगे लेंथ ऑफ BC, आफ्टर दैट हम निकालेंगे लेंथ ऑफ AC। तो फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया। तो जब AB की लेंथ निकालेंगे तो यहां से 0 माइनस 0 होल स्क्वेयर, 4 माइनस 0 होल स्क्वेयर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 0, 4 स्क्वेयर 16, और 16 का जो रूट है वो क्या हो गया 4। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ BC, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वेयर, यहां से फिर 0 माइनस 0 होल स्क्वेयर। इसे आप सोल्व करोगे ये 0 हो जाएगा, 3 स्क्वेयर 9 एंड रूट ऑफ 9 इज 3। लेंथ ऑफ AC, तो दिस इज AC, तो 3 माइनस 0 होल स्क्वेयर, 0 माइनस 4 होल स्क्वेयर। -4 होल स्क्वेयर। अब यहां से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का स्क्वेयर 9, -4 का स्क्वेयर प्लस 16, इनको ऐड कर लीजिए 25, और 25 का जो रूट है वो क्या है 5। अब इन तीनों लेंथ्स को ऐड कर दीजिए एंड और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देखिए 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल ये हो गया 12। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है आपका ये चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स में से है, ठीक है। इफ इन ट्रायंगल्स ABC एंड DEF, ये कहता है कि अगर दो ट्रायंगल, एक है ABC, सबसे पहले हम इसकी फिगर्स बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी है DEF। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर AB बाय DE इज इक्वल टू BC बाय FD, ठीक है। अगर इस साइड का इस साइड के साथ रेशो इक्वल है, इस साइड का इस साइड के साथ रेशो से, देन दे विल बी सिमिलर। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। यहां हमें 4 ऑप्शंस गिवन है कि इन दोनों कंडीशन के साथ इन चारों में से एक तीसरी कंडीशन कौन सी होगी जिससे ये दोनों सिमिलर हो जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए यहां पर हमें दो साइड्स का रेशो गिवन है, ठीक है, और यहां हमें एंगल्स गिवन है। तो देखिए ट्रायंगल्स को सिमिलर करने के लिए हमारे पास 3 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन होते हैं। पहला हमारे पास होता है AA और AAA, ठीक है। दूसरा होता है SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, और थर्ड होता है SAS। तो देखिए 2 साइड्स का रेशो, तो इन तीनों में से यही प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें 2 साइड्स का रेशो होता है और उन दोनों साइड्स के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो होता है, ठीक है। बस अब हमें ये देखना है ये जो 2 साइड्स का रेशो हमें पता है, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन सा है वो हम चेक करेंगे। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं। देखिए इस साइड का रेशो इसके साथ, ठीक है, एक ये साइड है, और इस साइड का रेशो इसके साथ। तो इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो ये है, इन दोनों के बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो ये है, यानी एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल्स बाय SAS क्या हो जाएगी सिमिलर। तो हमारा आंसर आएगा एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये भी आपका चैप्टर 6 में से है। इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो हमें यहां गिवन है कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरी ट्रायंगल है PQR। दोनों ही ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है, विद, और यहां हमें गिवन है BC बाय QR इज इक्वल टू 1/3, दिस बाय दिस, यानी इन दोनों साइड्स का जो रेशो है वो 1/3 है। देन तो हमें वैल्यू निकालनी है एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। यानी ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, PRQ, और ये जो ट्रायंगल है BCA, इसका एरिया बाय इसका एरिया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए आपको एक रिजल्ट डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगर कोई दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर है
तो उन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशो है उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वेयर्स के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए कैसे हमें निकालना है ट्रायंगल PRQ, इसका एरिया, फिर ट्रायंगल BCA, इसका एरिया। तो इसका रेशो कैसे आएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, एक साइड इसकी लेंगे और कोरस्पोंडिंग साइड इस ट्रायंगल की लेंगे। अब बेटा तीन साइड यहां है, तीन साइड यहां है, बट हम वो साइड लेकर चलेंगे जो हमें यहां गिवन है। यहां गिवन है BC और QR। ठीक है, तो BC और QR को ही हम यहां यूज करेंगे। अब देखिए सबसे ऊपर जो ट्रायंगल है PRQ है, तो इस ट्रायंगल में से साइड क्या होगी, QR, और इसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो QR के कोरस्पोंडिंग क्या बनेगी, BC। तो एरिया दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज को जो रेशो है उनके कोरस्पोंडिंग साइड्स के स्क्वेयर्स के रेशो के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिजल्ट आपसे डायरेक्ट भी MCQs में पूछा जा सकता है। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं QR बाय BC होल स्क्वेयर। हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें वैल्यू पता है BC बाय QR इज इक्वल टू 1/3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, QR बाय BC। तो हम इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/1। तो इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो 3/1 होल स्क्वेयर, तो यहां स्क्वेयर करेंगे तो आएगा 9/1 मींस 9:1। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16 ये चारों क्वेश्चंस मैंने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री से लिए हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं, और ये चारों क्वेश्चंस अच्छे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है। तो 13 देखते हैं, गिवन दैट साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2। एक हमें दिया हुआ है साइन अल्फा 1/2 एंड कोस बीटा इज इक्वल टू 1/2, ये भी हमें 1/2 दिया हुआ है। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा। तो यहां अल्फा और बीटा क्या है, एंगल। तो यहां से हम निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, यहां से हम निकालेंगे बीटा की वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसने बोला साइन अल्फा 1/2 है, तो आप सिंपली ये देख लीजिए कि ये अल्फा क्या है, एंगल। साइन किस एंगल पर 1/2 होता है, तो इसके लिए आपको सारी टेबल पता होनी चाहिए, हो सके तो आपको डायरेक्ट याद भी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा देखिए साइन की टेबल में जो 1/2 है वो कहां पर होता है, 30 डिग्री पर, यानी यहां पर जो अल्फा की वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है, अगर हम देखें कोस की वैल्यू, तो कोस की टेबल में जो 1/2 है वो कहां पर होता है, 60 डिग्री पर। तो यहां बीटा की जो वैल्यू है, बीटा इज इक्वल टू वो क्या होगा, 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें निकालना है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा है 30 प्लस बीटा, बीटा है 60, 30 प्लस 60 90 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमें गिवन है, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन टू दी पावर 4 थीटा प्लस कोस टू दी पावर 4 थीटा। तो स्टूडेंट्स देखिए हम इसकी वैल्यू तभी निकाल पाएंगे जब हमें यहाँ थीटा की वैल्यू पता होगा। तो यहां हमें ये गिवन है, तो यहां से हम थीटा निकाल लेंगे। ये माइनस कोस थीटा को राइट में लेकर जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसको डिवाइड में लेकर आए तो साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स इक्वल में क्या बचेगा, इक्वल में बचेगा 1, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है, इक्वल वैल्यू को डिवाइड किया जाए तो हमेशा क्या होता है, 1। तो इसको मैं डिवाइड में लेकर आया तो यहां पर ये 1 बच गया। तो साइन थीटा बाय कोस थीटा, ये आपको पता होना चाहिए टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट की टेबल में बेटा 1 कहां पर होता है, टेंजेंट 45 पर। तो टेंजेंट थीटा 1 कैन बी रिटन एज टेंजेंट 45 डिग्री।
तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आई 45। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है वो हम लिख लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा। तो थीटा हमारा आ चुका है 45, तो हम यहां पुट कर देंगे थीटा की वैल्यू 45, यहां भी पुट करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। स्टूडेंट्स साइन 45 और कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं 1/√2, यहां पावर 4 सेम यहां पर, तो 1⁴ 1 √2 की पावर 4, अगर आप इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से ये 2 बनेगा, यहां से ये 2 बनेगा, 2 2 जा 4, तो 1/4, यहां से भी सेम आएगा, आप चेक कर सकते हैं 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 2/4। आफ्टर सोल्विंग दिस हमें क्या मिला 1/2। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे। 15 में कहता है इफ cos A इज इक्वल टू 4/5, तो cos A की वैल्यू हमें गिवन है, A यहां पर क्या है कोई एंगल, ठीक है, देन टेंजेंट A, तो टेंजेंट A की वैल्यू निकालनी है। बेटा जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप ट्रायंगल का यूज करके निकालिए। तो देखिए यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं A B C, ठीक है, तो आप सभी को पता होगा PBP HHB, तो कोस की जो पोजीशन है वो यहां पर होती है, ठीक है, तो कोस क्या होता है B/H, B/H हमें गिवन है 4/5, तो B हमारा बेस 4 हो गया, हाइपोटेन्यूज हमारा क्या हो गया 5 हो गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो रिजल्ट क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 को हम लेफ्ट में लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया 9, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो बच्चों यहां से BC की वैल्यू क्या आ गई 3। इतना करने के बाद फिर हम जो भी हमसे वो रेशो पूछे, चाहे वो साइन हो, टेंजेंट हो, कोट हो, आसानी से हम बता सकते हैं। इसमें पूछी है वैल्यू टेंजेंट A, तो टेंजेंट की पोजीशन यहां पर होती है विच इज इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा 3 है एंड बेस हमारा 4 है, तो 3/4, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल एट C, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल C 90 डिग्री का है, तो हम यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, ये C इसका 90 है गिवन है, ठीक है, बचा हमारा एंगल A और एंगल B। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A प्लस B, cos A प्लस B। अब स्टूडेंट्स देखिए आप सभी को पता है ट्रायंगल्स के सभी इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, ठीक है, वो किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। अगर 180 में से ये 90 है तो इन दोनों का सम भी कितना बचेगा 90 ही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि 90 प्लस 90 180, इट मींस A प्लस B दिस प्लस दिस इक्वल किसके होगा 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री आपको उसकी टेबल पता होनी चाहिए किसके इक्वल होता है 0 के। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट्स अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ये चैप्टर नंबर 12 में से है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो यहां गिवन है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, कि सर्कल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ये आपका स्क्वायर है, तो
इन दोनों के जो पेरीमीटर्स है वो इक्वल है। स्टूडेंट, सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको सर्कल की सर्कमफ्रेंस भी बोलते हैं, जो किसके इक्वल होती है 2 पाई r। ठीक है, अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है अगर इसकी साइड हम a मान ले तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4a, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो ये हमें हुआ गिवन। देन दी रेशो ऑफ देयर एरियाज इज, हमें इन दोनों के एरिया का रेशो फाइंड आउट करना है। तो सर्कल का जो एरिया है वी नो दैट पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड स्क्वायर। ठीक है, बट पहले इस कंडीशन से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और देखते हैं क्या होगा। तो देखिए, अगर हम यहां से r निकालना चाहे तो यहां से r की वैल्यू क्या होगी 4a डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहां ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू आई 2a बाय पाई। तो अब हमें निकालना है, देखिए सर्कल में अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें इसकी रेडियस पता होनी चाहिए, स्क्वायर का अगर हमें एरिया निकालना है तो स्क्वायर की हमें साइड पता होनी चाहिए। तो सर्कल की रेडियस हमने निकाल ली और स्क्वायर की जो साइड है वो क्या है a। तो रेशो हम निकालेंगे। तो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर, तो r की वैल्यू हमें पता है तो उसका स्क्वायर करेंगे। 1 पाई से 1 पाई यहां कैंसल, तो एक तो हमारा बच गया पाई और ऊपर क्या बचा 2a मल्टीप्लाई 2a, 4a स्क्वायर। नाउ वी विल राइट एरिया ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर। दोनों के एरियाज हमारे पास आ चुके हैं, हमें इसका क्या निकालना है रेशो। तो इस एरिया को इस एरिया से डिवाइड करेंगे, तो रेशो इज इक्वल टू 4a स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर बाय 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसल, 4 बाय पाई। स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर है वो पाई में नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 पुट करनी होगी। तो 4 बाय वैल्यू ऑफ पाई 22/7। तो 22/7 जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 7/22। तो ये 2 पर कैंसल, तो 7 2 14/11। तो हमारा आंसर आया 14:11। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको ध्यान से करने हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये भी चैप्टर नंबर 12 में से लिया गया है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया जा सकता है और जिस सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से मैंने यहाँ फिगर इसकी बना दी है। ये सर्कल है, इसके अंदर स्क्वायर है और सर्कल की जो रेडियस है वो है 8 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए हमें स्क्वायर की साइड पता होनी चाहिए। तो लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर इज a। अगर ये a है तो स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, तो ये भी क्या है a। तो हमने मान लिया है कि ये सर्कल का क्या है डायमीटर। ठीक है, तो ये रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा 8 + 8 16। और हमें पता है स्क्वायर का ईच एंगल 90 डिग्री होता है। सो वी कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है 16 स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। 16 × 16 अगर आप करेंगे तो ये आएगा 256। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो यहां से 128। तो आपके पास a स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 128। तो a की वैल्यू क्या होगी, इस स्क्वायर को बाहर लेकर जाएंगे तो क्या होगा स्क्वायर रूट। बेटा वैसे तो जब स्क्वायर को हम उधर कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का साइन आता है, बट यहाँ जो a है वो स्क्वायर की साइड है और साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो यहां सिर्फ प्लस का ही लेकर चलेंगे।
अब जो 128 है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें इसको फैक्टराइज करना होता है। देखिए बेटा 128 इसको मैं थोड़ा इस तरीके से लिख सकता हूं 64 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 64 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है 128। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि 64 क्या है परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो 8 हो जाएगा। 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आपका रूट के अंदर रहेगा। तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आई 8√2 सेंटीमीटर। तो अब हमें निकालना है स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड। साइड हम निकाल चुके हैं, मतलब a मल्टीप्लाई a। तो a की वैल्यू है 8√2 मल्टीप्लाई 8√2। 8 8 जा 64, √2 मल्टीप्लाई √2 2। तो 64 को 2 से करेंगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20, दोनों ही क्वेश्चंस हमारे चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी में से लिए गए हैं। तो 19 क्वेश्चन में स्टेटमेंट कहती है अ कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है वो कार्ड्स पर बेस्ड है, ठीक है। तो टोटल जो कार्ड्स है वो 52 ही होते हैं। The probability of its being a red face card is, तो 52 कार्ड्स में से हमने कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी चांसेस क्या होंगे कि वो जो कार्ड होगा वो रेड फेस कार्ड होगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि रेड फेस कार्ड कितने होते हैं। टोटल फेस कार्ड हमारे होते हैं 12। 12 में से 6 होते हैं ब्लैक और 6 होते हैं रेड। तो हमें यहां निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो बेटा प्रोबेबिलिटी निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेज, ठीक है। तो फेवरेबल केसेज हमारे क्या है रेड फेस कार्ड किसकी कितने हैं 6, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेज यानी कि टोटल कार्ड्स, तो वो कितने हैं 52। तो बेटा जब भी हमारा आंसर आएगा उसे अब सिंपलीफाई कर लेना, ठीक है। तो सिंपलीफाई करेंगे तो उसको 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर हुआ 3/26। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। One ticket is drawn at random from a bag containing tickets numbered 1 to 40। एक बैग के अंदर 40 टिकट्स है जिन पर नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 40 तक। हमने रैंडमली उसमें से एक टिकट को ड्रॉ कर लिया, बाहर निकाल लिया। The probability that the selected ticket has a number which is a multiple of 5 is। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो हमने टिकट उस बैग में से बाहर निकाली है उस टिकट पर जो नंबर लिखा होगा वो 5 का मल्टीपल्स होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर जो टोटल नंबर्स है वो 40 है, यानी नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हैं 40। बात करेंगे फेवरेबल केसेस तो वो हमें लेने हैं वो नंबर जो मल्टीपल ऑफ 5 है। तो 1 से लेकर 40 तक 5 के मल्टीपल्स कौन से होंगे जो 5 की टेबल में आएंगे, ठीक है। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हम निकाल देते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी किसकी मल्टीपल ऑफ 5। तो फेवरेबल केसेस हमारे पास 8 और टोटल केसेस क्या थे 40। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 1/5। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यूज। तो मैंने सभी क्वेश्चंस ऐसे लिए हैं जिनके चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।